Today we have to discuss the defamation. In previous lecture we have to see that the definition of defamation and kinds of defamation. Previous lecture में आपने देखा होगा कि डिफेमेशन की परिभाषा और डिफेमेशन कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज है डिफेमेशन के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, आवश्यक तत्व। मैंने आपको उस दिन बताया था देयर इज 3 टाइप्स, इनके 3 आवश्यक तत्व होते हैं जो डिफेमेशन के लिए जो जरूरी है। पहला तो स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। पहला क्या होता है, जो स्टेटमेंट आप देंगे वो मान हानिकारक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी बात मान हानिकारक हो, जिससे किसी की क्षति होती हो, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा किसी की गिरती हो, वो मान हानिकारक होते हैं। जैसे सब समाज में जो आदमी सोचता है कि जिसको सोचने के बाद लगता है कि नहीं उसकी प्रतिष्ठा पे आंच आ रही हो, तभी डिफेमेशन होगा। अदरवाइज किसी भी वाक्य को बोलने से डिफेमेशन नहीं माना जाता है। तो इसके 3 आवश्यक तत्व हैं, 3 आवश्यक तत्व होंगे तभी डिफेमेशन होगा, अदरवाइज डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। मान हानि के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें पहला है द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डिफेमेटरी होना चाहिए, मान हानिकारक होना चाहिए। इसके लिए पहला आपको जानना होगा कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट कैसे होते हैं। द डिफेमेशन स्टेटमेंट and which tends to injury the reputation of a person. डिफेमेटरी स्टेटमेंट मतलब होता है मानहानिकारक कथन वो होते हैं जो किसी के पर्सन के रेपुटेशन को इंजरी करके मतलब आघात पहुंचाते हैं, उसके प्रतिष्ठा को मतलब उसके दांव पे मतलब गिरावट आती है उसकी प्रतिष्ठा में, वो स्टेटमेंट को डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा जाता है। तो क्या होता है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन व्हिच इंजरी द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। दूसरा है डिफेमेशन इज ए पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये किस तरह होता है, पब्लिकेशन होता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट का जो होता है, पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट व्हिच टेंड्स टू लोअर द पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग। मतलब जैसे आप सही तरीके से सोचते हैं कि जैसे एक आदमी के बारे में सोचा जाता है कि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है समाज में, उनके बारे में आपने कोई गलत चीज पब्लिकेशन कर दिया या प्रकाशित कर दिया कि जैसे आपको मैंने एक केस बताया था मंजूलता केस में, उसमें एक बच्ची रात को पढ़ने जाती थी कॉलेज, नाइट कॉलेज में। एक वहां के दैनिक अखबार में पब्लिश कर दिया गया कि मंजूलता एक लड़के के साथ भाग गई, जिससे उसके परिवार की और उस बच्ची के ऊपर एक माने इस तरह प्रभाव पड़ा कि उसकी शादी कहीं तय हुई थी, जो शादी भी टूट गई और उसके सामाजिक प्रतिष्ठा पे आंच आई। तो इस तरह के जब कोई स्टेटमेंट कहीं पेपर में पब्लिश होते हैं या स्पोकन वर्ड आप बोलते हैं कि समाज में किसी की प्रतिष्ठा डाउन होती है या गिरावट आती है, तो वैसे तत्व को ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा जाता है। सभी स्टेटमेंट को डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं, उन्हीं तत्वों उन्हीं स्टेटमेंट्स को डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा जाता है जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा की गिरावट आती है, जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे सपोज यक्स के बारे में कहा गया कि यक्स भाग गया। यक्स जब भाग गया तो यक्स की सामाजिक प्रतिष्ठा डाउन हुई। यहाँ पर्टिकुलर पर्सन होना जरूरी है जिसके बारे में कहा जा रहा है। जनरल आप नहीं बोल सकते कि सारे लोग भाग गए, एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके बोलने पे और जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, वैसे स्टेटमेंट को कहा जाता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट वी इंजरी द रेपुटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पहली चीज। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना होगा आपको, ये देखना होगा वेदर स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी और नॉट। ये कैसे पता चलेगा, जो उसको पता ऐसे चलेगा जब राइट थिंकिंग पीपुल ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, मतलब वैसे समाज के लोग जो बुद्धिजीवी लोग या जो एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन जो सही तरीके से सोचते हैं, उनको जब लगता है कि अरे इन्होंने ऐसा किया, जब उनके थिंकिंग में आता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, या स्टेटमेंट जो एक ऑर्डिनरी जो प्रूडेंट मैन होता है, जो राइट थिंकिंग पर्सन होता है, जब उसको फील होता है तो वही स्टेटमेंट होते हैं कि किसी एक इंसान पर्सन या पागल पर्सन के कहने से नहीं माना जाए। जो राइट थिंकिंग पर्सन होते हैं उनको जब समझ में आता है कि नहीं ये स्टेटमेंट क्या दिया गया, ऐसा क्या मीनिंग है, तो वैसे स्टेटमेंट को कहा जाता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट। डिफेमेटरी स्टेटमेंट।
द डिफरेंट स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेड बाय डिफरेंट वे। इसको माने कई तरीकों से कहा जाता है। जैसे एक होता है बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, बाय पब्लिकेशन, बाय रजिस्टर, बाय इंस्टीट्यूट। तो आप ऐसा स्टेटमेंट जैसे आप किसी को पेपर में आप पब्लिश कर दे रहे हैं या आपने किसी को माइक में अनाउंस करके किसी के बारे में आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि एक्स एक चोर है, इन्होंने एक घोटाला किया और इस घोटाले में इनके ऊपर एक आरोप है, और यदि वो आरोप गलत है तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा विभाग ला सकते हैं। और जब सही स्टेटमेंट ना हो पाया जाता और लगता है कि स्टेटमेंट गलत था तो प्लेंटिफ को अवार्ड ऑफ कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन मिलता है अवार्ड के रूप में प्लेंटिफ को। इसका स्टेटमेंट इसके डिफरेंट वेज जो होते हैं। नंबर 1 होता है जिससे प्रिंटेड होता है, एग्जीक्यूशन के फॉर्म होता है, पब्लिकेशन पे होता है, स्टेटमेंट होता है। इन डिफरेंट वे से आप डिफर्मेटरी स्टेटमेंट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि डिफर्मेटरी स्टेटमेंट कैसे साबित करेंगे, तो जब आपने किसी चीज में पब्लिश कर दिया हो, पेपर में पब्लिश कर दिया हो, या आपने कहीं स्पोकन में बोला हो, रिटन में, प्रिंटेड में फॉर्म हो, तो वो एक होता है, एक मेथड होता है कि किस तरह डिफर्मेटरी स्टेटमेंट होगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म होना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए, आपका एग्जीबिशन होना चाहिए। कैसे एग्जीबिशन में आपने पार्टनर बना के किसी को आपने वो करने की कोशिश की है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एसेंस होते हैं कि ये यदि है अभी आप जाने की स्टेटमेंट हुआ, अदरवाइज कैसे पता चलेगा, जब तक प्रिंटेड नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा कि ऑलरेडी इन्होंने किसी ने मेरे बारे में कहा है। तो ये सारे इसके वेज होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि एक्स ने वाई के खिलाफ बोला या वाई ने एक्स के खिलाफ में स्टेटमेंट दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में जो केस मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का केस भी इसी में है, जो 1997 में आया था जजमेंट। उसमें कहा गया था कि मंजूलता एक रोज शाम को पढ़ने जाती थी, नाइट कॉलेज में पढ़ने जाती थी। तो एक वहां के बाद जो पब्लिकेशन में पब्लिश कर दिया गया कि कमलेश के साथ क्या की मंजूलता भाग गई, जो वास्तविकता में सत्य नहीं था, वो कहीं नहीं भगी थी। जो जब पब्लिश हुआ जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा डाउन, तो इन्होंने मुकदमा किया और मुकदमा में दिया गया कि जो पब्लिकेशन हुआ था वो गलत था। वो नाइट कॉलेज पढ़ने जाती थी जिससे इसकी क्षति हुई, सामाजिक क्षति हुई, और एक जगह इसकी शादी तय थी, शादी इसकी टूट गई, जिसे कारण कोर्ट ने कंपनसेशन के रूप में इनको अवार्ड दिया। अब एक चीज और जान लीजिए कि कंसेंट का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं होता है कि आपका कंसेंट क्या था। देखिए नो रूल ऑफ, जैसे आईपीसी और हर जगह आपने देखा होगा कंसेंट का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप देखेंगे कि कंसेंट की कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यदि आप कंसेंट नहीं भी था किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन आपके किए गए या बोले गए गलत कृत्यों से किसी का नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है, उसकी रेपुटेशन डाउन होती है, तो उसके लिए ही विल बी लायबल फॉर दिस। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज नो एनी इंटेंशन और कंसेंट, कि मेरा कोई गलत भावना नहीं थी। आपने यदि पब्लिकेशन गलत ही किया तो आप उसके लिए लायबल होंगे। क्यों पब्लिकेशन गलत किया, इसके पहले आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था, सत्यता है कि नहीं है, और अदरवाइज आप उसके लिए लायबल होंगे डिफर्मेशन में, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को डाउन किया गया है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज आता है जो सबसे ज्यादा है, इनेंडो। इनेंडो लैटिन टर्म है। इनेंडो का मतलब होता क्या है, देयर इज सम डिफरेंट मीनिंग, मतलब किसी चीज को व्यंग्यात्मक शैली से बोला जाना, और जैसे किसी ऐसा जिसका लैटिन माने एक अलग मीनिंग होती है, उसकी माने डिफरेंट मीनिंग होता है, उसे इनेंडो कहा जाता है। जैसे आपने किसी को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट आपको उसको तो आरोप लगा रहे हैं, और ये प्रतीत होता है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही बोला जा रहा है। जैसे सपोज आप यक्स को बोल रहे हैं
और आप घुमा के बोल रहे हैं कि एक्स ने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, डायरेक्ट ना बोल के इसको होता है इनोंडो, मतलब प्रकृति की आप किसी को दूसरे व्यू में बोलना होता है, उसे इनोंडो कहा जाता है। लेकिन इसका कंक्लूजन होता है कि वो स्टेटमेंट आप पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आप कर रहे हैं जिससे उसकी सामाजिक और आर्थिक क्षति हो रही है समाज में, तो वो आपके खिलाफ डिफामेशन का मुकदमा ला सकता है। इसीलिए कहा स्टेटमेंट मस्ट बी प्राइमरी फेसियल डिफामेटरी, सो व्हेन ए नेचुरल एंड ऑब्वियस मीनिंग लीड टू कंक्लूजन। इसका मतलब ये होता है कि मीनिंग जो होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर पर्सन के रेपुटेशन को हार्म करता है। यदि आप देखेंगे, सपोज मैं किसी चीज को एग्जाम्पल दूं कि जैसे ए और बी में ए ने बी के ऊपर एक आरोप लगाया और डायरेक्ट बी का नाम ना लेके घुमा के कहा गया कि बी एक रिलेटेड एक काम था जिसमें बी ने ऐसा काम किया था जिसके कारण काफी माने नुकसान घोटाले हुए या काफी उसकी माने बेइज्जती फील होने लगी, तो बी क्या कर सकता है, उसके लिए माने कोर्ट में जाके मुकदमा करके अपने मानहानि का दावा कर सकता है और जो चीज सत्यता पाने पे वो हर्जाना प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इनोंडो में एक इंपॉर्टेंट आप केस देख लीजिएगा। केस है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। इसमें मिस्टर कैसिडी को मिसेस कॉर्डन के लिए नाम जानते थे, वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, वो कभी कभी आती थी। एक बार इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया जो उनके चारित्रिक दृष्टि पर आरोप लगा कि किसी और की वाइफ है जिससे उनका आर्थिक क्षति हुई, नुकसान हुआ, उनकी माने बेइज्जती हुई। उन्होंने इस पर मुकदमा किया और अंत में मिस्टर कैसिडी को हर्जाने के रूप में प्राप्त हुआ, जो डिफेमेशन का मुकदमा आया था। ये आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, एसेंशियल एलिमेंट में द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफामेटरी होनी चाहिए और डिफामेटरी स्टेटमेंट होगा तभी आप मान सकते हैं कि डिफामेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। यदि कोई भी स्टेटमेंट को, जनरल स्टेटमेंट को आप डिफामेशन में नहीं ले सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। द स्टेटमेंट must be referred to plaintiff. Then the second essential element, ये दूसरा आवश्यक तत्व है डिफेमेशन का। इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द, किसको कहना, प्लेंटिफ को, वादी को। आपको जिसके खिलाफ आप स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर वादी के खिलाफ होना चाहिए, पर्टिकुलर एक पर्सन के नाम होना चाहिए जिसके खिलाफ आप करें। यदि आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं और एक जनरल पब्लिक खिलाफ, तो डिफेमेशन में नहीं आएगा। जब तक आप एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं करेंगे या टारगेट नहीं करेंगे तो उसमें नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आप जैसे, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको जानना होगा कि आप जैसे आप जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, वो पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, चाहे प्रिंटिंग फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे स्टेटमेंट के माध्यम से हो, चाहे स्टेट्यूट के माध्यम से हो, चाहे फिर संकेत के माध्यम से हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करना होगा। मतलब द प्लेंटिफ जो भी हो, यस वाई जेड मटेरियल, लेकिन मस्ट यू हैव टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन। आप एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेंगे तभी ये माना जाएगा कि स्टेटमेंट एक डिफेमेशन के कैटेगरी में आता है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं मान सकते हैं कि स्टेटमेंट डिफेमेटरी होगा। इसके लिए आवश्यक है, पहला है इंपॉर्टेंट, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, और सेकेंड पोर्शन पार्ट है द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। द नेक्स्ट पार्ट है जो थर्ड पार्ट है, मैं कल आपको इसके मैंने एक्सप्लेन करूंगा विथ केस लॉ के साथ।